हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष और संघवाद जो चैप्टर अभी पढ़ रहे थे फेडरलिज्म, उसका अंतिम वीडियो होगा ये। जैसा कि कल मैं आपको बताया था कि पढ़ना क्या है, दो चीज़, अंतर्राज्यीय विवाद और एक जम्मू कश्मीर। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं क्योंकि हमेशा दोनों से क्वेश्चन आते हैं। आइदर कोई मेंस का एग्ज़ाम दे रहा हो या प्री का एग्ज़ाम दे रहा हो या जो 11th वाले लोग अगर मुझे सुन रहे होंगे तो भी उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इन दोनों चीज़ों को समझना होगा। इससे पहले जो आप पढ़ चुके हैं, सबसे पहले बताया संघवाद क्या है। भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। किस तरह से है, कौन सा यूनियन है, फेडरलिज्म है। साथ साथ मैंने ये भी चर्चा किया कि संघवाद में राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन किस तरह से, किस किस तरह से शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई है, जो कि भारत में केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है। और मैं कल बता भी रहा था कि अखंड भारत के लिए या जीवंत संविधान के लिए शक्तियों का केंद्र सरकार को अत्यधिक दिया जाना उचित भी है। अब देखिए अगली बात में क्या करने वाला हूं आपसे, इसी संघवाद चैप्टर में अंतर्राज्यीय विवाद। जाहिर सी बात है इन शब्दों में ही आपको लिखा होगा अंतर्राज्यीय विवाद का मतलब दो राज्यों के बीच का विवाद हो सकता है या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद हो सकता है। इसको समझने के लिए एकदम सिंपल से बात, अभी कभी भी आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप अगर पढ़े होंगे तो आप भी देखते होंगे कि दो देशों के बीच भी विवाद होता है, दो या दो से अधिक देशों के बीच भी विवाद होता है। क्या विवाद हो सकता है? सीमा विवाद बिल्कुल होता है, बाउंड्री को लेके। तो बाउंड्री में कई बार स्थलीय होता है, कई बार जलीय होता है। समझ पा रहे ना? आसमान में तो लड़ाई नहीं लड़ोगे, तो स्थलीय या जलीय, बिल्कुल यही कंसेप्ट आप यहाँ पे लगा लीजिए कि सीमा विवाद में देखेंगे अंतर्राज्यीय विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों में विवाद होता है या हो। सोल्व अगर कौन करेगा ऐसा विवाद हो गया तो न्यायालय सोल्व करता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट इसमें शामिल नहीं होता। ठीक है, तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट इसको सोल्व करता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगली बात देखिएगा, अंतर्राज्यीय विवाद का एक तरह से मैं कहूँ तो प्रकार समझ लीजिए या टाइप समझ लीजिए। तो ये दो तरह से आपको देखने को मिलेगा, दो टाइप का विवाद होता है जनरली। एक को कहेंगे आप सीमा विवाद और दूसरे को कहेंगे जल विवाद। दोस्त क्या हो सकता है सीमा विवाद? सीमा विवाद का मतलब होता है स्थलीय सीमा पे जो विवाद होगा, और जलीय विवाद का मतलब होता है जनरली नदी जल का विवाद। कई बार आप देखते होंगे कि पानी चाहिए होगा, पीने योग्य पानी या तो कृषि करने के लिए पानी, अगर उचित तरीके से नहीं मिल रहा होता है तो दो या दो से अधिक राज्यों में हमेशा देखेंगे संघर्ष की स्थिति रहती है। मैं आपको समझाता हूँ, इजीली समझ में आएगा, आसान टॉपिक है। तो सीमा विवाद में बोल रहे हैं भूभाग का विवाद होता है। ठीक, जैसे दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। बेलगाम विवाद, बेलगाम विवाद में दो राज्य इसमें फंसे हुए हैं। तो बेलगाम विवाद किसके किसके बीच है? महाराष्ट्र के बीच और कर्नाटक के बीच। इसी तरह से आप देखते होंगे चंडीगढ़ बहुत ज़्यादा विवादित रहा। चंडीगढ़ फाइनली, चंडीगढ़ का विवाद अगर नहीं सुलझा पाए तो हमने चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। और अब देखे होंगे पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ खुद यूनियन टेरिटरी है, तो चंडीगढ़ की भी राजधानी चंडीगढ़ है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ऐसा भारत का क्षेत्र है जो 3 जगह का राजधानी है? चंडीगढ़ का खुद चंडीगढ़, पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का चंडीगढ़। क्लियर? और ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा फंसा है। वैसे ऑप्शन आप देखते ही टिक कर लोगे, मैं जानता हूँ। अगली बात आप देखेंगे तो जल विवाद। जल विवाद को भी आप क्या बोल सकते हो? नदी जल विवाद। तो देखेंगे नदी जल विवाद जनरली क्या होगा? पीने योग्य जल के लिए विवाद होता है या तो कृषि काम के लिए विवाद हो रहा होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे कावेरी जल विवाद। मैं भारत के स्तर पे कह रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करूंगा तब मैं सिंधु जल समझौता ये सारी बात करूंगा जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो उधर अगर दिमाग में आ भी रहा होगा तो उस चीज़ को आप रोकिए। कावेरी जल विवाद देखिए बिटवीन किसके? कर्नाटक और तमिलनाडु। आपको पता होगा कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है और ब्रह्मगिरी से होते हुए बहती है। तो ब्रह्मगिरी से जैसे आएगा तो कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक से ही बेसिकली निकल रही है, तो कर्नाटक होते तमिलनाडु की तरफ जाती है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में विवाद रहता है। ठीक, अगली बात देखेंगे नर्मदा नदी जल विवाद। तो ये तो बहुत ज़्यादा विवाद रहता था, किंतु क्या हुआ? सरदार सरोवर बांध आप देखे होंगे नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद, अभी हाल फिलहाल में, मतलब हो गया कुछ साल, उस विवाद को सॉल्व कर दिया गया और वो वहाँ पे सरदार सरोवर बांध बन गया। ये एनसीईआरटी 12th क्लास में भी पढ़ाऊंगा मैं, तो वहीं पे मैं डिटेल से इसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल देखिए नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, और अमरकंटक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से बहती हुई आती है, थोड़ा सा महाराष्ट्र और फिर गुजरात में जाकर गिर जाती है। आपको ये भी पता होगा कि जो नर्मदा नदी है, अगर मैं थोड़ा सा आपको स्केच करके बताऊँ तो इस तरह से आती है ऐसे। यहाँ पे है अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी। तो इस जगह से इस तरह से
इस डायरेक्शन में उल्टा बहती है, तो 3 ही नदी है जो उल्टा बहती है। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो नदी वादी एकदम लल्लन टाप टाइप पढ़ाऊंगा, तो टेंशन मत लीजिए, उस समय आने दीजिए। ठीक, तो एमपी हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन 3 जगह, इन 3 राज्यों में नर्मदा नदी का जल विवाद है। अगली बात समझिए, अगर इतना ज़्यादा जल विवाद और भी है, जैसे आप देखते होंगे दिल्ली के क्षेत्र में हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली कई बार पानी को लेके भिड़ रहे होते हैं, या कई बार आप देखेंगे यमुना का पानी अगर हरियाणा छोड़ दिया तो दिल्ली वासियों को दिक्कत होने लग जाती है। ये सारा माजरा इसी में आएगा, जल विवाद में। तो देखिए ये क्या होता है, इसको सॉल्यूशन होना चाहिए ना कुछ, तो इसको सोल्व करने के लिए जल विवाद न्यायाधिकरण बना दिया, ट्रिब्यूनल बना दिया गया एक, ठीक है। और ये ट्रिब्यूनल क्या करेगी, ऐसे सारे मामले को देखेगी और जो भी उनको उचित लगेगा वो फैसला देगी और जनहित में देगी। अगर कावेरी से पानी आ रहा है तो क्यों कर्नाटक सिर्फ यूज करेगा, तमिलनाडु को आना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन क्या इश्यू है वो स्थानीय स्तर पे आपको पता चलेगा, यहाँ से नहीं, ठीक है। तो बस ये विवाद आपसे पूछता है किन किन राज्यों में होगा, वो आप समझ पाए होंगे। अगली बात मैं बताऊंगा जम्मू कश्मीर के बारे में, धारा 370। तो देखिए जम्मू कश्मीर को 370, जो जम्मू कश्मीर को क्या हुआ था, एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के द्वारा विशेष शक्ति प्रदान की गई थी। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं। अब देखिए जम्मू कश्मीर एक देसी रियासत थी, ठीक है। यहाँ का एक राजा होता था, उसका नाम है हरि सिंह, ठीक। आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर के पास 2 विकल्प मुख्यतः था कि वो हिंदुस्तान के साथ या तो मिल जाए या पाकिस्तान के साथ मिल जाए या तो स्वतंत्र रह जाए। आपको याद होगा जब हमारे देश में कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उन्होंने बोला था कि बहुत सारे प्रांत हैं। एक्चुअली आप देखेंगे 565 टोटल प्रांत थे उस समय, और इन प्रांतों को 3 विकल्प था कि या तो आप इंडिया में मिल जाओ, या तो पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो आप क्या रह जाओ, इंडिपेंडेंट रह जाओ, ठीक है। दोनों एक ही जैसा हो जाएगा, समझ लेना भाई, ये इंडिया के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंडिया में मिले या पाकिस्तान में मिले या स्वतंत्र रह जाए। ऐसे में क्या हुआ, आप देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुरजोर कोशिश करते हुए लगभग सारी रियासतों को भारत के खेमे में शामिल कर लिया, लेकिन कुछ 3 रियासत थे नहीं शामिल हुए, उनमें से एक जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर शुरुआत में बोला कि मैं स्वतंत्र रहूंगा, लेकिन एक कंडीशन दिया। देखिए अब यहाँ से आप समझिए, बहुत आसान है। ये जम्मू कश्मीर का मैप है दोस्त, इस साइड में आप देखेंगे अभी जो वर्तमान बंटवारा हुआ है, इस साइड में लद्दाख मिल गया, इधर हो गया, और अगर इधर बांट दूं तो ये क्षेत्र कहलाएगा अब जम्मू कश्मीर। तो अब ये जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं रह गया, फिलहाल समझिए। तो जब यहाँ स्वतंत्र रहने की बात कर ही रहा था, तो अब देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान, इधर पाकिस्तान और इधर हिंदुस्तान, 2 ऑप्शन है इसके पास। लेकिन ना इधर गया शुरुआत में, बल्कि ये स्वतंत्र ऑप्शन लिया। अब देखो ये कंडीशन दे दिया था स्वतंत्र रहने के साथ साथ, इन्हें कंडीशन क्या दिया कि यदि जम्मू कश्मीर पर कोई आक्रमण करेगा तो हम उसके दूसरे वाले दल में चले जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, यदि जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान अटैक करेगा तो मैं हिंदुस्तान में शामिल हो जाऊंगा, और अगर हिंदुस्तान अटैक करेगा तो पाकिस्तान में शामिल हो जाऊंगा। हमारे पूर्वजों ने बखूबी इंतजार किया, संयम बरता, लेकिन इधर से अली जिन्ना माने नहीं। देखिए बाद में की कहानी, जम्मू कश्मीर हम लोगों ने एहतियात बरता कि नहीं, हमें आक्रमण नहीं करना चाहिए, अगर वो स्वतंत्र रहना चाहता है तो रहे। देखिए जम्मू कश्मीर, लेकिन क्या हुआ, अली जिन्ना ने आक्रमण कर दिया जम्मू कश्मीर पे। ऐसे में जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह पहले अपने कंडीशन बोला था कि यदि पाकिस्तान अटैक करेगा तो मैं किधर जाऊंगा, भारत के साइड। इन्होंने क्या किया, भारत से हेल्प मांगा, भारत मदद किया, हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन भी किया, लेकिन शर्तों के साथ। वही शर्त है मेरे दोस्त आर्टिकल 370, समझ पा रहे हैं। तो यह आर्टिकल 370 का जन्म कहाँ से हुआ और उसका मृत्यु हो गया, फिलहाल वो भी समझाऊंगा। तो ये आर्टिकल शर्त क्या हुआ, विशेष दर्जा मिल गया इसको आर्टिकल 370, क्लियर। इस 370 से क्या क्या मिला मैं आपको यहाँ पे बारी बारी से समझाऊंगा। पहला आप देखिए, पहला कहता है कि केंद्र सरकार केंद्र सूची मतलब संघ सूची और समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने से पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य से सहमति लेनी होगी। आपको अभी तक क्या पढ़ाया था कि यदि संघ सूची और समवर्ती सूची में कानून बनाना हो तो संघ सूची में केंद्र सरकार बना देगा और पूरे भारत पे वो लागू होगा। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है तो भी जम्मू कश्मीर राज्य से प्रमाणित करना पड़ेगा। दूसरा बात, और विषय कौन राष्ट्रपति तय करेंगे। अगली बात, जम्मू कश्मीर के मामले में केंद्र सरकार को सीमित शक्ति प्रदान की गई थी। जम्मू कश्मीर के मामले में इसका मतलब देखिए 3 ही पावर भारत सरकार को उस समय मिला कि आप रक्षा के लिए, संचार के लिए और विदेशी मामलों के लिए जम्मू कश्मीर
के लिए आप कानून बना सकते हैं। क्या बोला मैं? विदेशी मामला, संचार मामला और रक्षा मामला, ये इंपॉर्टेंट भी है और इन तीनों को भारत सरकार को दिया गया। इसके अलावा सारे कानून का हक जम्मू कश्मीर को मिला। समझ पा रहे हैं आप बात? देखिए, जम्मू कश्मीर के मामले में केंद्र सरकार को सीमित शक्ति मिली। क्या क्या? रक्षा का, विदेश का मामला और संचार का मामला। इसके अलावा सारे के सारे जम्मू कश्मीर के पास था। साथ साथ जम्मू कश्मीर के पास अपना अलग संविधान होता था, अलग फ्लैग झंडा होता था, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 से जो होता था राज्य सरकार की सहमति से लागू होता था। अगर हमारे संविधान के किसी भी अंग में संशोधन हुआ तो जम्मू कश्मीर उसको नहीं मानता था, क्योंकि इसका खुद का संविधान था। अगली बात, आंतरिक अशांति अगर होता है तो आप भारत में कहीं भी आपातकाल लागू कर सकते हो, इमरजेंसी लागू कर सकते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। इसका मतलब ये होते हुए भी नहीं होना टाइप का होता था। समझ पा रहे हैं कि आधा है या आधा नहीं है, अधर में चल रहा होता था। हालांकि भारत सरकार पूरी कोशिश करती थी कि जम्मू कश्मीर को सारी फैसिलिटी वही दिया जाए जो भारत के अन्य जगहों पे मिलता है। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता चलती थी। दोहरी नागरिकता का सीधा सीधा क्या मतलब हुआ कि वहाँ पे अपने आप को एक कश्मीरी भी कहते थे और दूसरी बात भारतीय भी कहते थे। ठीक है, आपको बताया हूँ मैं कि भारत में एकल नागरिकता चलती है और वहाँ मैंने ब्रिटेन से लिया था, लेकिन यहाँ पे दोहरी नागरिकता चलती थी, लाइक अमेरिका। ठीक, दूसरी बात, अगर यहाँ की कोई महिला किसी अन्य भारतीय से शादी कर ले कश्मीर के अलावा तो उसकी जम्मू कश्मीर से नागरिकता समाप्त कर दी जाती थी। साथ साथ अगर आप वहाँ जमीन का टुकड़ा लेना चाहो या वहाँ बिजनेस करना चाहो या वहाँ जॉब करना चाहो, जम्मू कश्मीर के बाहर के हो, आप नहीं कर सकते हैं। धारा 370 से ये प्रावधान उन्हें दिया गया था। अगली बात आप देखेंगे, अब देखिए एक एक करके जम्मू कश्मीर में जब विघटन हुआ तो क्या क्या परिवर्तन आता है और फिर परिवर्तन करने से क्या लाभ हुआ। अब देखिए, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, एक राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में अंतर मैं बताऊंगा वो भी। अब समझिए एक बात, जब एक राज्य था तो ऐसा क्या हुआ, विघटन हो गया इसका। क्यों? क्योंकि 370 आर्टिकल जो था उसको समाप्त कर दिया गया, तो अब राज्य का दर्जा भी समाप्त हो गया क्योंकि उसका विघटन कर दिया गया और दो केंद्र शासित प्रदेश बने, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। क्लियर है ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन जो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लिटरली आपको काफी ध्यान से इस बात को सुनना चाहिए। ठीक, तो पहली बात मैं फिर से कहता हूं, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, विघटन हुआ, दो यूनियन टेरिटरी बना, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इस जम्मू कश्मीर में विधानसभा दिया गया, ठीक, लोकसभा भी दिया गया, राज्यसभा भी दिया गया। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे 20 जिले हैं जम्मू कश्मीर के साइड में, किंतु लद्दाख के साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे विधानसभा नहीं है। ये बात दिमाग में रख लीजिए। ठीक, यहाँ पे विधानसभा नहीं है, बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ, यहाँ पे विधानसभा नहीं है। लोकसभा की सीटें दी गई है, राज्यसभा की सीटें नहीं दी गई है। यहाँ पे मात्र 2 जिले हैं। ठीक है, और एक ही लोकसभा का क्षेत्र है और सबसे बड़ा लोकसभा का क्षेत्र माना जाएगा। इन दोनों को कौन शासन चलाएगा यहाँ पे, तो उसके लिए उपराज्यपाल का यहाँ पे नियुक्ति किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। कौन कौन उपराज्यपाल बने, तो ये क्वेश्चन का हिस्सा जरूर बनेगा आज न कल। तो यहाँ का उपराज्यपाल जो बना, प्रेसिडेंट उसका चुनाव करते हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो राज्यपाल बना उनका नाम है आर के माथुर, मतलब राधा कृष्ण माथुर। क्या याद रखेंगे? राधा कृष्ण माथुर। और यहाँ पे जो लद्दाख का गवर्नर बने, लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, उनका नाम होगा GC मुर्मू, अर्थात गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रहेगा? ठीक है, अब आप देखिए कैसे याद रखोगे। इन दोनों को ऑप्शन में तो रहेगा, अरे मेरे भाई जम्मू कश्मीर में देखिए के नहीं आता है क्या, और ये के दोनों में नहीं है क्या। और आप लद्दाख के साइड में देखेंगे तो एल बनाओगे ना, तो सी को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देना, एल बन जाएगा। तो आप कुछ टोटका करके दिमाग में रख लेना, वैसे याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद होगा तो आप दिमाग में इसको रख लेंगे, 1-2 बार देखेंगे, जाहिर सी बात है आपके दिमाग में बस जाएगा। अगली बात देखिए, चेंजेज इन जम्मू कश्मीर। चेंजेज का मतलब जब धारा 370 समाप्त कर दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है जम्मू कश्मीर में बहुत सारे परिवर्तन हुए। क्या परिवर्तन हुआ? इनकी दोहरी नागरिकता को समाप्त कर दिया गया और सिर्फ अब भारतीय कहलाएंगे, कश्मीरी नहीं। अलग संविधान था उसको भी समाप्त कर दिया गया, अब भारत की ही संविधान वहां पे सर्वमान्य होगा, मतलब भारत की संविधान जो भी मानेगी वो सारा मान्य होगा। अगली बात देखेंगे, इनका खुद का फ्लैग होता था, अब वहां पे तिरंगा ही फहराया जाएगा। समझ रहे हैं ना? अगली बात देखिए, कोई भी भारतीय जम्मू कश्मीर में विवाह कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, प्रॉपर्टी बना सकता है, व्यापार कर सकता है।
पहले क्या होता था, विवाह करने से वहाँ की जो महिलाएं होती थी उनकी वहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी जाती थी, साथ साथ कोई भी संपत्ति उन्हें नहीं दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था जम्मू कश्मीर का, किंतु अब भारत में जितना 5 साल का होता है हर जगह, तो अब जम्मू कश्मीर में भी 5 साल का ही होगा। अगली बात, कश्मीरी महिला अब भारत में कहीं भी किसी से भी विवाह कर सकती है, नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अगली बात, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 368 लागू होगा। इसका मतलब आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता था, बल्कि राज्यपाल शासन लागू होता था। क्लियर है ये माजरा? लेकिन अब क्या होगा, अब राष्ट्रपति शासन लागू हो सकेगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसले अब सर्वमान्य होगा जम्मू कश्मीर में। पहले सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसले जम्मू कश्मीर में सर्वमान्य नहीं होता था। अब तो बात कर रहा था मैं 370 की, अभी देखेंगे 371। कई बार लोगों को लग रहा है कि क्या 371 अर्थात आर्टिकल 371 भी समाप्त कर दिया जाएगा। उसका आंसर अमित शाह ने भरी सदन में बोले, नहीं, हम कभी भी आर्टिकल 371 को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। अगर भविष्य में कुछ ऐसा होगा तो उसका निर्णय अलग बात है, लेकिन फिलहाल का ऐसा कोई एजेंडा नहीं था। क्या है 371 मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप समझिए, जब जम्मू कश्मीर का विघटन हो गया तो क्या भारत को कुछ बेनिफिट होगा क्या? मैं आपको बताता हूं, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा भारत को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाने में। क्या फायदा होगा? सबसे पहले आपको पता होगा कि लद्दाख का जो क्षेत्र था, लद्दाख का आप देखेंगे कि लद्दाख पूरी तरह से हर चीज की बेनिफिट नहीं उठा पाता था। जैसे आप देखेंगे लद्दाख का क्षेत्र बहुत ज्यादा है, लेकिन लद्दाख में जो उसकी एक अलग संस्कृति है, उसकी संस्कृति का कभी उत्थान नहीं हुआ। कभी भी देखेंगे लद्दाख के क्षेत्र में जो भी देखेंगे विधानसभा कहाँ पड़ा होता है, कश्मीर में। वो क्षेत्र ऐसा है, बहुत ज्यादा ठंडी क्षेत्र है। आपको पता होगा कि लेह लद्दाख को ठंडी मरुस्थल भारत का बोला जाता है। तो ऐसे में लेह लद्दाख के लोग वहां तक पहुंच भी नहीं पाते थे, तो लेह लद्दाख कहीं ना कहीं वंचित रह जाता था। समझ पा रहे हैं? इतनी कम सीटें दी गई थी उनको, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रबल फेस किया। जैसा कि देखे होंगे अगर आप कभी, तो वहाँ का जो सांसद हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेजस्वी ओजस्वी भाषण दिए भी थे अपना क्षेत्र को लेके कि मेरे साथ क्या समस्याएं हैं। ठीक, अब मैं आपको समझाता हूँ बेनिफिट। फिलहाल देखिए, सोलर पावर पार्क वहाँ बनाया जा रहा है। ठीक, अगली बात देखेंगे, लेह एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। लद्दाख में एयरपोर्ट है, लेकिन वो विस्तार किया जाएगा, थोड़ा बड़ा किया जाएगा। रीजन लद्दाख पर्यटन के क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात देखेंगे, रेलवेज का डेवलपमेंट किया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हर मौसम में जो रेलवे होते हैं और साथ साथ जो सड़क मार्ग है वो काम नहीं आता। तो ऐसे में ऐसा रेलवे का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो ऑल वेदर हो, मतलब सभी मौसम में काम कर सके। साथ साथ यहाँ टूरिज्म पे भी बल दिया जाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि टूरिज्म में बहुत बड़ा सेक्टर डेवलप हो रहा है लगातार इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। अगली बात देखेंगे, सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर है। देखिए, आपको पता होगा कि लद्दाख के इस साइड में कौन मिलता है? चाइना का क्षेत्र मिलता है, और कई बार आप चाइना को देखते होंगे हरकत करते हुए। अगर यूनियन टेरिटरी बांट दिया गया तो ऐसे में चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। चाइना इतना आसानी से अब हस्तक्षेप नहीं कर सकता लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख अब एक यूनियन टेरिटरी है। पहले क्या होता था कि कश्मीर के चलते लद्दाख भी बदनाम होता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होएगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या इशारा कर रहा हूं? अगली बात है, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। इसका क्या फायदा होगा? पहले मेडिकल की फैसिलिटीज उतना ज्यादा नहीं होने के कारण इनको बहुत ज्यादा वंचित होना पड़ता था इन चीजों से। साथ साथ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे हेनले गांव है हेनले लेह में, वहां पे बनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब आपको बता रहा था 371, देखिए इसको 371 से क्या क्या प्रावधान दिया हुआ है। सबसे पहले 371 की अगर मैं बारे में बात करूं तो देखिए, विशेष दर्जा दिया गया है कुछ राज्यों को। बहुत सारे राज्य हैं, बहुत कुछ इनको दिया गया है, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। महाराष्ट्र को भी मिला हुआ है विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र के चलते, गुजरात को कच्छ के चलते, साथ साथ कुछ क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को भी 371 से विशेष प्रावधान दिया गया है। आप अगर देखेंगे गोवा का, तो गोवा में 371 आई लगता है। विधानसभा में इसके तहत 30 से कम सीटें कभी भी नहीं हो सकती, ऐसा प्रावधान गोवा के लिए किया गया है। नागालैंड में 371 ए चलता है, भूमि वहां पे आप नहीं खरीद सकते, जमीन नहीं खरीद सकते हैं। साथ साथ मणिपुर में 371 सी चलता है, आंध्र प्रदेश में 371 डी और 371 ई चलता है। सिक्किम में 371 एफ, भूमि यहाँ भी आप नहीं खरीद सकते। अरुणाचल प्रदेश में 371 एच चलता है। उसी तरह से मिजोरम में 371 जी और आसाम में 371 बी। आप बोलोगे इतना फास्ट बोले, मेरे को कुछ समझ नहीं आया।
समझ में क्या आना है दोस्त? इसमें जो क्वेश्चन आते हैं जनरली मैच कराने आते हैं, या फिर सीधा बोल देगा कि आर्टिकल 371 बी किससे संबंधित है, डी किससे संबंधित है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो मैं आपका सहूलियत के लिए यहाँ पे एक बार चार्ट बना दिया हूँ, इसके माध्यम से आप बहुत आसानी से इसको रख सकते हैं। देखिए 371 ए किसी के लिए नहीं है, लेकिन 371 बी दिया हुआ है असम के लिए, क्लियर। सी किसके लिए है? मणिपुर के लिए। और डी और ई दोनों दिया हुआ है आंध्र प्रदेश के लिए। एफ किसके लिए? सिक्किम के लिए। उसी तरह से जी मिजोरम, एच अरुणाचल प्रदेश और आई गोवा के लिए। बस इसको आप दिमाग में रखेंगे तो आपका सारा दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार देखा हूं मैं कि एग्जामों में आता हुआ रहता है। तो अगर आप इस पे फोकस करेंगे, इसको समझ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक, इस तरह से फेडरलिज्म चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है स्थानीय शासन, पंचायती राज। कल मैं आपको काफ़ी डिटेल से बताऊंगा कि भारत में पंचायती राज्यों का गठन कैसे हुआ, कब कहाँ पे लागू हुआ पहली बार, कैसे यहाँ पे संवैधानिक संशोधन हुआ, कौन कौन सी समितियाँ आई थी, कितने समिति आने के बाद किस स्तरीय दिए, कोई द्विस्तरीय मॉडल दिए, कोई त्रिस्तरीय मॉडल दिए, कैसा मॉडल हमने एक्सेप्ट किया, कितना आरक्षण पंचायतों में दिया गया, क्यों आरक्षण दिया गया। इन तमाम बातों पे कल काफ़ी डिटेल से मैं स्थानीय शासन को बताने वाला हूँ। तब तक आप इंतज़ार कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो सही लग रहे हैं प्लीज़ दोस्तों को शेयर करते रहें। धन्यवाद।